नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज एक बार फिर साहित्य विधान कार्यक्रम की तीसरी कड़ी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, साहित्य विधान साहित्य की विधाओं की चर्चा करने के लिए ही एक कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सभी नवांकुर या फिर जो प्रतिष्ठित हैं या अपने जीवन में वो कुछ भूल रहे हों, तो उन सभी का एक रिवीजन मात्र है ये। और नए लोगों को सीखने के लिए बहुत बड़ा तरीका है। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो 2 एपिसोड में जुड़े रहे आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी, जो देवघर झारखंड से हैं। उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान एकदम विलक्षण है। पहले कड़ी में हमने जिस तरह से साहित्य के इतिहास को समझा कि किस तरह से वो अभी अपना क्या सफर, क्या स्वरूप है उसका, और उसके विषय में बहुत कुछ जाना। वर्तमान में उसका क्या स्वरूप है उसको भी जाना हमने। दूसरे में हमने दूसरी कड़ी में छंदों के विषय में जाना, उसके सफर को जाना। आज तीसरी कड़ी है, इसमें हम छंद को और अच्छे से समझेंगे। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए और साथ ही अपने कॉपी पेन को लाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक क्लास की तरह है, एक ट्यूटोरियल की तरह है, जो आपको लेखन क्षेत्र में आपको और सहायता मिलेगा। इससे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ करके लिख सकते हैं। तो जल्दी से बिना देर किए फटाफट से आ जाइए। मैं आप लोगों को मिलाती हूँ आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपके ज्ञान के आगे तो मैं मस्तक हूँ ही, हमेशा इस बात को मैं कहती हूँ। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, किस विषय को जानेंगे आज? जी, पिछले एपिसोड में हिंदी साहित्य का विकास जो हुआ उसके बारे में, छंद के बारे में इसकी चर्चा हुई। आज हम लोग छंद को गहराई से जानेंगे, उसके क्या अंग हैं और उसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद आगे समय रहेगा तो विभिन्न छंदों की चर्चा होगी। इस क्रम में भी विभिन्न छंदों की चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और मैं बता दूँ अपने दर्शकों को कि आज सर की थोड़ी तबीयत नाज़ुक है, थोड़ी तबीयत उनकी नहीं ठीक है, गले में दिक्कत है। बावजूद उसके कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट कहते हैं, तो एक बार जो कह दिया तो फिर अपनी बातों से नहीं फिरने वाले लोग में से अभी भी हैं। तो आयुषी कुमारी जी और राजकुमार सेवक जी, आप लोग फटाफट से इसको शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग तभी जुड़ पाएंगे और लोगों को लाभ मिलेगा इससे जुड़ के। सर, मैंने आपको टोका, उसके लिए माफी, क्योंकि दर्शकों को ये बताना आवश्यक था कि किस स्थिति में भी कार्यक्रम होता है। जी सर। हमारे जो दर्शक हैं, विद्वान और सीखने वाले, जी, सबका अभिवादन है, अभिनंदन है। स्वाति जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके ही प्रयत्न से सबके सामने आने का मौका मिला। और सर, जो स्वाति कुछ भी नहीं मुझे स्मिता, तो स्वाति स्मिता नहीं जी जी, हो जाता है। कभी कभी उम्र का प्रभाव जो है मनुष्य पर जरूर पड़ जाता है। कोई बात नहीं, आपके मुंह से स्वाति नाम भी बहुत अच्छा लग रहा था। स्वाति नाम अच्छा है, लेकिन अब फिलहाल तो अब स्मिता हो गया ना, तो ये जिंदगी भर तो यही रहेगा। ठीक है जी, सर, हम अपने लोग आगे। पोती का नाम भी आ गया था। चलिए। हम लोग विशेष चर्चा करेंगे छंद की, छंद के अंगों की चर्चा करेंगे, छंद के प्रकार की। सबसे पहले जो चर्चा हो चुकी है छंद के बारे में, उसे जरा सा हम लोग उसका पुनरावलोकन कर लें। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था रहती है, जिससे संगीतात्मक लय उत्पन्न होता है या गति उत्पन्न होती है, उसे छंद कहते हैं। कुछ लोग किसी मंच पर चर्चा करते हैं कि छंद जो है वह गेय नहीं होता है। छंद की परिभाषा ही ऐसी है
उसमें संगीतात्मक लय के बारे में चर्चा की गई है और उसकी गति के बारे में। जिस प्रकार का जो छंद रहता है उसकी गति, उसका लय पृथक पृथक होता है, उसी से उसकी पहचान भी होती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि छंद लयात्मक, संगीत लयात्मक नहीं होता छंद, या उसमें कोई गति नहीं होती। ऐसी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। इसकी चर्चा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में की गई है। वाल्मीकि के बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्रौंच की पंछी के जोड़े को जब तीर से आहत किया गया तो उस वेदना से छंद का निर्माण हुआ। उनके मुख से छंद निकला, मां निषाद। तो लौकिक संस्कृत में छंदों के जन्मदाता वाल्मीकि माने जाते हैं। आचार्य पिंगल ने तो छंद शास्त्र का ही निर्माण किया है, जिसे छंद सूत्र कहते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य में जो प्रथम छंद की कृति आई वह छंदमाला है। तो इस प्रकार ये सब चर्चाएं पहले हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग छंद के ही बारे में जानेंगे। अभी तक छंद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, किस किस दौर से कहां से वो गुजरा और हिंदी में छंद किस तरह से विकसित हुआ, उसकी चर्चा कर चुके थे। अब छंद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके कौन कौन से संघटक तत्व हैं, छंद की रचना में कौन कौन से तत्वों को जोड़ना पड़ता है, उसमें क्या क्या उपयोग में लाया जाता है। जिस तरह दीवार को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, गारे की जरूरत होती है, उसकी रचना करने वाले जो मिस्त्री रहते हैं उसकी जरूरत होती है हमेशा, और बहुत से लोग उसमें जुड़ते हैं, या बहुत से पदार्थ भी इकट्ठा करना पड़ता है। उसी प्रकार छंद की रचना में भी बहुत से तत्व हैं जिसको इसके संघटक तत्व कहते हैं। ऐसा माना गया है कि ऐसे संघटक तत्व कुल मिलाकर 8 हैं, जिनमें से हम प्रत्येक की चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे ताकि हमें समझने में कोई कठिनाई नहीं। छंद के 8 संघटक तत्वों में से एक तत्व है चरण, या पाद भी कहते हैं उसको। उसमें प्रत्येक चरण में या एक चरण में, उसके बाद जो चरण बनते हैं उसमें समान मात्राएं रखती हैं। विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं तो अलग अलग मात्राएं भी हो सकती हैं। 4 चरणों में 2 चरण समान हो सकते हैं, समान मात्रा के। 2 चरण उससे भिन्न मात्रा के हो सकते हैं। तो विभिन्न मात्रा भार वाले जो भाग हैं वे सब चरण कहलाते हैं। उसमें प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण होते हैं अथवा समान मात्राएं होती हैं। जैसे उड़ियाना छंद में, उसमें 12 मात्राएं, 22 मात्राएं, 12 और 10 इस प्रकार वितरित रहते हैं। 4 चरणों में 12 और 10 मात्रा पर यति होता है। यति कहते हैं ठहराव। जो गति होती है छंद पढ़ने की, उसमें थोड़ी रुकावट करनी पड़ती है, कुछ ठहराव लाना पड़ता है, उसको हम लोग यति कहते हैं या ठहराव कहते हैं। कभी कभी उसको कॉमा के संकेत से, चिन्ह से हम लोग प्रकट करते हैं।
एक उदाहरण देखें, उड़ियाना छंद में मेरे द्वारा रचित है। साधन का मार्ग नेक, ध्यान जाप करना। साधन का मार्ग नेक, ध्यान जाप करना। जपे सदा राम नाम, पाप ताप हरना। एक ही तरह की गति है, एक ही तरह की उसका लय है। माइक विषय मां दूर आप रहना। कहे इंद्र काम क्रोध, त्याग राम कहना। तो 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं हैं। 22 मात्राओं में 12 और 10 मात्रा पर के बीच में दोनों में यति है, ठहराव है। प्रत्येक चरण समान मात्रा के। 22 मात्रा है। साधन के मार्ग ने, साधन में 4 मात्रा, का 2 मात्रा, 6 मात्रा, मार्ग 3 मात्रा, ये 9 हो गए। और नेक 3 मात्रा, 12 मात्राएं हो गई। साधन का मार्ग नेक यानी 12 मात्राएं हैं इसमें। और आगे ध्यान जाप करना, ध्यान में 3 मात्रा, जाप में 3 मात्राएं, करना 4 मात्रा। तो 3 3 6 4 10। इसी प्रकार प्रत्येक चरण में है। जपे सदा राम नाम, पाप ताप हरना, इसमें भी 12 और 10 मात्रा। माइक विषय मां दूर आप कर हरना, दूर आप रहना। सब में 12 जोड़ 10 यानी 22 मात्राएं हैं। यानी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों, प्रत्येक में समान मात्राएं हों, प्रत्येक पंक्ति में। उन पंक्तियों को हम लोग चरण कहते हैं या पाद भी कहते हैं। तो ये प्रथम संगठक तत्व हुआ। किसी किसी में चरण में अलग अलग मात्राएं भी होती हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे फिर करेंगे। दोहा में जैसे देखते हैं, दोहा में 13 और 11 आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग। 13 और 11, फिर 13 और 11, ये 4 चरण हैं। उसमें समान मात्राएं नहीं है चारों चरणों। 13 मात्रा है और फिर 11 मात्रा। तो पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे चरण में 11 मात्राएं। जैसे कवि करते दोहन सदा, कभी न होता अंत। सुक्ति धैनुमा शारदे, चित में बसो अनंत। ये मेरे द्वारा रचित दोहा है। आज जो भी उदाहरण दूंगा सब मेरे द्वारा ही रचित रहेगा। तो कवि करते दोहन सदा, इसमें कवि में 2 मात्रा, करते 4, दोहन 4, सदा 3। तो 2 4 6 4 10 और 3 13 मात्रा। यानी प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं। कभी न होता अंत, कभी में 3 मात्राएं, 9 1 होता 4 और अंत में 3। तो 3 1 4 4 8 और 3 11 मात्राएं। इसी प्रकार सुक्ति धैनुमा शारदे, चित में बसो अनंत, इसमें भी 13 मात्राएं और 11 मात्राएं। इस प्रकार इसके 4 चरणों में हम लोग देखते हैं कि एक प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तृतीय चरण में 13 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। यानी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं नहीं है। यानी इसके चरण जो हैं विषम है। अब सम चरण हो गए, जैसे 2 और 4, दूसरा और चौथा चरण सम चरण।
और पहला और तीसरा विषम चरण है। यानी चरण के दो भेद हो गए, सम चरण और विषम चरण, जिसमें दोनों मिलते नहीं है। और जिसमें सम में है, समान मात्राएं हैं, तो वो सम चरण वाले हैं, समान मात्रा वाले चरण है। अब हम लोग चरण के बाद दूसरे संघटक तत्व वर्ण की चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? तो ध्वनि की मूल इकाई जो है, जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उसकी मूल इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। इसमें दो प्रकार के हैं वर्ण, एक लघु, एक गुरु। हम लोग जब भी बोलते हैं अल्प समय देकर बोलते हैं किसी वर्ण को, और किसी में कुछ देर तक समय लगता है। जैसे क बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन की दीर्घई के साथ या का बोलते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो कम समय में, अल्प समय में जो बोलते हैं उसको लघु वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में देर लगती है, उससे ज्यादा समय लगता है, तो वो दीर्घ यानी गुरु वर्ण है, समय उसमें अधिक लगता है। तो इस प्रकार इसके दो प्रकार है वर्ण के, लघु और गुरु। तो वर्णों का जो सुव्यवस्थित समूह है या समुदाय है, उसको वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला हम लोग जानते हैं, क ख ग ये सब वर्णमाला में आता है। अ आ हर्षई दीर्घई, क का की, ये सब पढ़ते हैं, ये सब वर्णमाला है। ये छंद के संघटक वर्ण ही कहलाते हैं, जो लघु या गुरु के रूप में है। तो इस प्रकार जैसे हम इस छंद में मात्रा नहीं बल्कि वर्ण देखा जाता है। वर्ण के आधार पर इसकी रचना होती है। इस छंद की मापनी है सगन जगन गुरु गुरु। गण की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले मापनी सगन जगन गुरु गुरु में कितने कितने वर्ण है उसको देखते हैं। 1 1 2 मात्रा भार के अनुसार 1 1 2 1 2 1 2 2, तो ये मापनी है उसकी। इसमें जैसे वर्ण कितने हैं, वर्ण होते हैं जैसे कहना बड़ा भला है, सुनना नहीं बला है, कह दो इसे अभी से, सुनना कभी सभी से। ये इस छंद उसकी गति है, उसका लय है। कहना बड़ा भला है, इसमें है कितने वर्ण हैं? कहना में 1 2 3 वर्ण है, क ह ना। उसी तरह से बड़ा 2 वर्ण, ब और रा। भला भ और ला है 1 वर्ण। यानी कुल 3 2 5 2 7 और 1 8 वर्ण है। इसमें 8 वर्ण है। अब इसमें से ना गुरु वर्ण है, क ह ये सब लघु वर्ण है। तो लघु वर्ण हो गए जैसे क ह ब भ सु न ई अ स, जिसमें इस छंद की चर्चा की है उसमें ये सब लघु वर्ण है। और ना ड़ा ला है ही 2 से, कहना बड़ा भला है, सुनना नहीं भला है, कह दो इसे अभी से, सुनना कभी सभी से। तो ना ड़ा ला है ही 2 से भी, ये सब गुरु वर्ण है। यानी वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक गुरु वर्ण, एक लघु वर्ण। जिसमें उच्चारण कम देर तक होता है वो लघु वर्ण है, जिसमें उच्चारण में ठहराव होता है
वो गुरु वर्ण कहलाते हैं। अब इसके आगे तीसरे संघटक तत्व, इस तरह वर्णों की चर्चा हुई, उसी तरह छंदों की रचना में मात्रा की भी गणना की जाती है। इसलिए तीसरा संघटक तत्व, तीसरे संघटक तत्व का नाम है मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा भार भी बोला जाता है। तो उच्चारण करने में किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय, जितनी रुकावट होती है, उसको हम लोग मात्रा कहते हैं। जिस तरह अभी चर्चा हो रही थी, लघु वर्णों की मात्रा 1 है, गुरु वर्णों की मात्रा 2 है, क्योंकि उसमें ठहराव ज्यादा रहना पड़ता है। लघु वर्ण को हम लोग सीधे लकीर द्वारा निरूपित करते हैं। सीधे जैसे पूर्ण विराम रहे उसी तरह की लकीर रहती है। और गुरु वर्ण को एस जैसे रहता है एक चिन्ह, उससे व्यक्त करते हैं। लघु को पूर्ण विराम जैसे चिन्ह से, और गुरु वर्ण को जिसमें ठहराव ज्यादा रहता है उसको हम लोग एस जैसे चिन्ह से निरूपित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मात्रा की गणना की जाती है इसमें। मधुमालती सममात्रिक छंद है, यानी मधुमालती छंद में मात्राएं प्रत्येक चरण में समान होती है। उसमें 2 गुरु, 1 लघु, 1 गुरु, फिर 2 गुरु, 1 लघु, 1 गुरु। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ये मधुमालती छंद है। इसी तरह से मेरे द्वारा रचित है, मेरा यहाँ तेरा वहाँ, आना उसके सिवा जाना कहाँ, आना तुझे जाना तुझे ऐसा यही कहना मुझे। ये मधुमालती छंद है। इसमें चारों चरण में 14 मात्राएं होती हैं। आना यहाँ, आना में 2 गुरु हैं तो 2 और 2 4 मात्राएं। तुझे या आना यहाँ, यह 1 मात्रा, हाँ 2 मात्रा, तो 4 मात्रा आना, और यहाँ में 3 मात्रा, 4 3 7 मात्रा। और जाना कहाँ, उसमें भी 7 मात्रा, तो दोनों मिला करके 7 और 7 14 मात्राएं हो गई। यानी मधुमालती छंद के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसकी गति या इसकी लय में हम रुकते हैं। आना यहाँ जाना कहाँ जिस तरह से है, आना तुझे जाना तुझे, मेरा यहाँ तेरा वहाँ, तो उसमें हम थोड़ा रुकते हैं। आना यहाँ जाना कहाँ, थोड़ा रुकते हैं, इसलिए उसको हम लोग उस ठहराव को यति कहते हैं, इसको कॉमा के द्वारा निरूपित करते हैं। तो उसके बीच में एक यति होता है, यानी 7-7 मात्राओं के बीच में एक यति होता है उसमें, मधुमालती छंद में। तो मात्रा प्रत्येक छंद में अलग अलग होती है। समान मात्रा रहने पर उसमें कलन में या गति में परिवर्तन अगर हो तो उससे छंद का नाम भी बदलता है, छंद का प्रकार भी बदल जाता है, गति और लय के बदलने के कारण। मात्रा समान रहने पर भी ऐसा होता है। जैसे 11 मात्रा दोहा में आता है, और यहीर में भी 11 मात्राएं होती हैं। यहीर छंद में भी दोहा के दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार समान मात्रा रहते हुए भी नाम में परिवर्तन, दूसरा नाम भी बोला जाता है। अब यहाँ
जो वर्ण जो लघु गुरु वर्ण है उसमें 2 मात्राएं और लघु वर्ण जो है वह 1 मात्रा की होती है। अब इसके बाद होता है क्रम। छंद में जो गति या लय हो वह क्रम पर भी निर्भर करता है, किस क्रम में वह लिखा गया है। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था, जो वर्ण हम लोग उसमें अंकित करते हैं या जो मात्रा, जिस मात्रा से हम छंद को बनाते हैं उसको, उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, किस तरह उसको व्यवस्थित करते हैं, किस क्रम में उसको रखते हैं, उस क्रम के अनुसार वह छंद बनता है। तो इस क्रम जो व्यवस्था है वर्ण का या मात्रा का, इसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग क्रम कहते हैं। जैसे चंचल दामिनी जग यहाँ, कर लो आत्म उद्धार, सत्संगति साधन वहाँ, शास्त्र सत्य आधार। अगर इस क्रम में मात्रा की व्यवस्था हम करते हैं तो जैसे ही पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा छंद पढ़ रहा हूँ। चंचल दामिनी जग यहाँ, कर लो आत्म उद्धार, सत्संगति साधन वहाँ, शास्त्र सत्य आधार। आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि ये दोहा ही पढ़ रहे हैं। तो क्रम जो वर्णों का या मात्रा का इस तरह व्यवस्थित किया गया है क्रम, कि उससे बोध हो जाता है कि कौन सा छंद है। तो छंद का यह भी एक संघटक है, इसका एक यह भी अंग है जिसके द्वारा हम छंद के बारे में समझ जाते हैं। इसके आगे होता है, अगर इसको बदल देते हैं इसी क्रम को तो देखिए क्या हो जाता है। चंचल दामिनी जग यहाँ, कर लो आत्म उद्धार। अब उल्टा करके पढ़ते हैं, कर लो आत्म उद्धार, चंचल दामिनी जग यहाँ। क्रम में परिवर्तन हुआ और छंद में भी परिवर्तन हो गया, छंद बन गया अब दोहा से सोरठा। यानी क्रम पर निर्भर करता है कि छंद कौन सा बन रहा है। इसलिए क्रम जो है वह छंद का एक संघटक तत्व है, आवश्यक तत्व है। तो इस तरह का चरण में परिवर्तन अगर कर देते हैं मात्रा का, जो चरण पहले था उसको पीछे कर देते हैं, जो पीछे था उसको आगे कर देते हैं, तो चरण में परिवर्तन करने से मात्रा के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, वर्ण के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, तो छंद में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। क्रम से अगर मात्रा या वर्ण को सजाया जाए तो विभिन्न क्रम में विभिन्न प्रकार के छंद उत्पन्न होते हैं, अलग अलग लय या गति के कारण। इसके पहले हम विभिन्न संगठनों की चर्चा करते हुए उसके बारे में बतलाते हुए यति की चर्चा भी कर चुके हैं। छंद का यह भी एक संघटक तत्व है, एक अंग है जिसको यति कहते हैं, यानी ठहराव। रुकना पड़ता है, पढ़ते वक्त कुछ रुकना पड़ता है, कुछ ठहरना पड़ता है, इसको यति कहा जाता है। ऐसे निरूपित करने के लिए कॉमा से हम लोग निरूपित करते हैं, लेकिन कॉमा और यति दोनों एक नहीं है। कॉमा देने का मतलब वहां यति बन गया, ऐसी बात नहीं है। कॉमा देने का मतलब कि वहां पर रुकना है तो ठहराव है, इसलिए यति के रूप में उसको मानना होगा। तो उसके लिए चिन्ह हम लोग ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें जैसे है चंचल दामिनी जग यहाँ, चंचल दामिनी जग यहाँ, कर लो आत्म उद्धार, सत्संगति साधन वहाँ, शास्त्र सत्य आधार। 2 बार पहले हम रुके, 2 बार पीछे रुके, एक में कॉमा है और एक में अंत में पूर्ण विराम जैसे चिन्ह है।
फिर दूसरी पंक्ति में एक में कॉमा है और फिर 2 पूर्ण विराम जैसे चिन्ह है। तो ये कॉमा और पूर्ण विराम जैसे चिन्ह, ये सभी ठहराव के चिन्ह हैं, जिन्हें हम यति कहते हैं। ये सब यति कहलाते हैं। इसलिए यति का विशेष चिन्ह कॉमा या पूर्ण विराम नहीं है। उससे सांकेतिक रूप हम लोग समझते हैं कि यह यति का ही स्वरूप है, कि इसमें हमको रुकना है, ठहरना है बोलते हुए। इसलिए इस ठहराव को हम लोग यति कहते हैं। यति के बाद होता है गति। गति यानी उसके पढ़ने की गति क्या है, किस तरह हम लोग उसका पाठ करते हैं। छंदों की पढ़ने में एक लय होता है। अभी अभी उदाहरण देते हुए बतला रहे थे कि चंचल दामिनी जग यहाँ कर लो आत्म उद्धार। जब इस प्रकार हम पढ़ते हैं तो एक लय उत्पन्न होता है, एक गति उत्पन्न होती है। चंचल दामिनी जग यहाँ कर लो आत्म उद्धार, ये लय आ गया। और लय जैसे ही इस प्रकार पढ़ते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये दोहा छंद है। इसलिए छंद में जो लय है या गति है, वह छंद का एक तत्व है, छंद का एक संघटक तत्व है। तो इसमें जैसे परिवर्तन कर देते हैं क्रम में, तो इसकी गति में या लय में भी परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार पहले बता चुके कि दोहा के क्रम को अगर पलट देते हैं तो सोठा बन जाता है, उसका लय भी बदल जाता है, उसकी गति भी बदल जाती है। ये छठा संघटक तत्व था छंद का। अब 7वें संघटक तत्व तुक पर आते हैं। तुक यानी प्रत्येक छंद के चरण में, चरण के अंत में स्वर अथवा व्यंजन जो भी आवे, उसमें जो समानता आती है उसको हम लोग तुक कहते हैं। कभी जब हम चर्चा करते हैं दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा करते हैं कि दोनों में बातचीत पहले से मिली हुई है, तो तीसरा व्यक्ति बोलता है कि अरे तुम लोगों में तो पहले से तुक मिला हुआ है, तुम लोगों से बात करके क्या फायदा। यानी दोनों एक ही तरह बोलोगे, इसलिए तुक हुआ। तो छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता होती है। इस समानता को हम लोग तुक कहते हैं। और जिस चरण में तुक मिलता है, जिन चरणों में, वे सब तुकांत, सम तुकांत वाले चरण कहलाते हैं। और जिसमें नहीं मिलता है, जैसे आजकल की कविताएं, उसको अतुकांत कहते हैं। जैसे हुआ पद्य के रूप में लिख दिया, कविता बन गई, वो भी कविता है, लेकिन वो तुकांत नहीं है, अतुकांत है। यानी जिसमें चरण के अंत का जो शब्द व्यंजन, स्वर या व्यंजन वर्ण है, वो अगर मिल जाता है तो उसको तुकांत मिलना कहते हैं, और नहीं मिलता है तो अतुकांत रचना कहते हैं उसको। जैसे सम मातृखंड विजात में 14 मात्राएं होती हैं। लघु गुरु गुरु गुरु, ये 7 हुआ। फिर लघु गुरु गुरु गुरु, ये 7, यानी 14 मात्राएं हैं इसमें तुकांत मिलते हैं। जैसे निराशा में करूं क्या, निराशा है करूं क्या मैं, कभी ऐसे डरूं क्या मैं। निराशा तो है, लेकिन क्या करूं, क्या कभी ऐसे डरूं। तो उसको हम लोग, यानी मेरे द्वारा विजात छंद में व्यक्त किया गया है कि निराशा है करूं क्या मैं, कभी ऐसे डरूं क्या मैं। निराशा है,
लघु गुरु 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 यानी 7 मात्रा चाहिए। तो निराशा है, निराशा है, नी में हर्षई लघु हो गया। राशा है 3 गुरु हो गया। तो निराशा है 7 मात्रा, 1 लघु 3 गुरु। करूं क्या मैं, करूं क लघु हो गया, रू में गुरु हो गया, क्या गुरु मैं गुरु, तो लघु गुरु 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 यानी 7 मात्रा। तो 7 मात्रा और 7 मात्रा 14 मात्राएं हैं। लास्ट में है मैं, कभी ऐसे डरूं क्या मैं, इसमें भी मैं है, यानी दोनों में मैं और मैं दोनों का तुक मिल रहा है। करूं क्या मैं, डरूं क्या मैं, तुकांत। अब यहाँ देखते हैं कि तुकांत कैसे जानते हैं कि ये तुकांत है। दोनों में देखते हैं क्या मैं है, इसमें भी क्या मैं है, क्या ये तुकांत हुआ। तो इसके पहले का शब्द देखना होगा। दोनों में जब समान शब्द हो जाए तो उसके पहले का जो शब्द है उसको देखना पड़ता है कि वो मिल रहा है कि नहीं, तब न तुकांत मिलेगा। इसलिए करूं क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं तो दोनों है। तो उसमें है करूं क्या मैं और इसमें है डरूं क्या मैं। अब ये करूं और डरूं ये तुकांत मिल रहा है, इसलिए इसमें तुकांत मिल रहा है। ये हो गया तुक का मिलना। नहीं तेरा भरोसा है, मिला क्या यूं परोसा है, तुम्हारा भरोसा नहीं है, क्या इस तरह कहीं परोसा मिलता है। तो भरोसा और परोसा है तो मिल रहा है, लेकिन उसके पहले वाला मिलना चाहिए, परोसा और भरोसा। तो रोसा रोसा है, उसमें भ इसमें प है। इस तरह से तुक जो है दोनों का मिलना चाहिए। अगर तुक मिलता है तो उसको कहते हैं तुक में समानता है, यानी दोनों के तुक समान है। इसको हम लोग तुकांत छंद कहते हैं। और अगर मिलता नहीं है, जैसे निराशा है करूं क्या मैं, नहीं तेरा भरोसा है, मात्रा तो समान है लेकिन तुक नहीं मिल रहा है। इसी में देख लेते हैं कभी ऐसे डरूं क्या मैं, नहीं तेरा भरोसा है। एक में डरूं क्या है, उन्हें डरूं क्या मैं, और एक में भरोसा है, दोनों के तुक मिल नहीं रहे, तो इसलिए ये अतुकांत है। तो इस तरह से छंद में एक संघटक तुक भी होता है। अब 8वां तत्व जो तत्व है इसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो है गण। इसमें 3-3 वर्ण समूह में रहते हैं, एक साथ 3 वर्णों का समूह है, इसको गण कहा जाता है। और 3 वर्णों के जो समूह हैं जिसको गण कहते हैं, उनकी संख्या 8 है। प्रत्येक अलग अलग ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। वर्णों की व्यवस्था किस तरह से रहती है लघु और गुरु वर्ण की, उसी पर 8 प्रकार के वर्ण होते हैं, बने हैं। ये हैं यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन। यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन। कभी कभी स्मरण करने में दिक्कत होती है, कभी मगन के स्थान पर रगन बोला जाए तो मात्रा याद करने में भी कठिनाई होती है। इसके लिए एक सूत्र इसका है, उस सूत्र के द्वारा हम उस गण के नाम के बारे में भी जान सकते हैं और उसमें जो वर्ण है लघु गुरु उसके बारे में भी जान सकते हैं। वह सूत्र है यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। यमाता य से यगन, माँ से मगन, ता से तगन, रा से रगन, ज से जगन, भा से भगन, नौ से नगन, सौ से सगन, लौ से लगन,
गा से ये हो गया और 3 सौ लास्ट इसमें है सलगा तक, बस सगन तक है, क्योंकि सलगा 3 वर्ण जो हैं आ जाते हैं। तो अब यगन के बारे में देखते हैं। यगन में यमाता 3 अक्षर पढ़े, 3 वर्ण पढ़े। यमाता यानी य और माँ है दीर्घ यानी गुरु है, और ता भी गुरु है, यानी एक लघु और 2 गुरु इसमें होता है। वैसे शब्द जिसमें एक लघु हो और 2 गुरु हो उसको हम लोग यगन कहते हैं, जिसको यमाता सूत्र से जान जाते हैं। यमाता राज भान सलगा, तो यमाता शुरू वाला हो गया, य से यगन, उसमें यमाता यानी लघु गुरु गुरु। जैसे किनारा, किनारा में कौमे हर से ही हो गया लघु, ना हो गया गुरु और रा भी हो गया गुरु, तो लघु गुरु गुरु। बताना, सुनाना, ये सभी यगन यगन के रूप में आते हैं। चिन्ह के रूप में पूर्ण विराम और एस जैसे, यानी लघु गुरु गुरु। ये प्रथम गण है जो छंद का एक संघटक तत्व है। यमाता के बाद यमातारा, मातारा, तीनों में गुरु वर्ण है। मातारा यानी मौ से शुरू है तो मगन हो गया ये, यानी मगन में हो जाएगा मातारा, गुरु गुरु गुरु। गुरु 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 वाले शब्द क्या है? जैसे आजादी, आजादी, आ गुरु, जा गुरु, दी गुरु, तीनों गुरु है। तो इस प्रकार के शब्द जिसमें तीनों गुरु वर्ण के हों, तीनों वर्ण गुरु के हों, तो उसको हम लोग, वैसे शब्द के समूह को हम लोग मगन कहेंगे। मातारा, यमातारा हो गया। अब तीसरा यमातारा जो, तो यमातारा, यमा 2 हो गया, ता से शुरू हुआ, तारा जो, तारा जो यानी तगन है, और तारा जो यानी गुरु गुरु और लघु। ऐसे शब्द जिसमें गुरु गुरु और लघु इस प्रकार की मात्राएं वाले वर्ण हो, तो उसको हम लोग तगन कहते हैं। जैसे बाजार, बाजार में बा गुरु, जा गुरु, र लघु, तो इस प्रकार के शब्द तगन में आते हैं। ताराजो, उसके बाद है यमाताराजो, तो राजो भा, राज भान सलगा, उसके बाद है राज भा, राज भा, रा शुरू है यानी रगन, रा से रो अक्षर है इसलिए रगन बोलते हैं उसको। रगन हो गया, रगन में हो गया राजभा यानी गुरु लघु गुरु। इस प्रकार के शब्द जिसमें गुरु वर्ण, लघु वर्ण और फिर गुरु वर्ण रहे, ऐसे शब्द को हम लोग, उस शब्द समूह को हम लोग रगण कहते हैं। जैसे नीरजा, नीरजा, नी दीर्घई है, र तो उसमें हो गया गुरु वर्ण, र लघु वर्ण, जा हो गया गुरु वर्ण, नीरजा, तो इसको रगन कहा जाएगा। उसके बाद राजभान यानी जौ भानो, जौ भानो यानी जौ से जगन हो गया, तो जगन कैसे उसकी रचना करेंगे? जौ भानो यानी लघु गुरु लघु, लघु हो गया, फिर गुरु सब गुरु वर्ण, उसके बाद लघु, जौ भानो यानी महेश, सुरेश, सुबास, मिठास, इसमें शुरू वर्ण है लघु वर्ण है,
सु लघु वर्ण, रे गुरु वर्ण, स लघु वर्ण। तो लघु गुरु लघु, इस प्रकार 3 प्रकार के वर्ण मिल करके जगन का निर्माण करते हैं, जगन गण बनता है। उसके बाद हो जाता है राज भान सलगा, भानस भानस। तो भा नौ स, भा से हो गया भगन, भानस यानी भा हो गया गुरु, नौ हो गया लघु, स हो गया लघु। तो भानस यानी गुरु लघु लघु। वैसे शब्द जिसमें प्रथम वर्ण गुरु, उस द्वितीय वर्ण लघु, तृतीय वर्ण लघु हो, उसको हम लोग भगन कहते हैं। तो भगन में जैसे हो गया मानस, बादल, चंचल। बादल में बा गुरु है, दो लघु है, ल लघु है। तो गुरु लघु लघु हो गया। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द हैं उसको हम लोग भगन कहेंगे। और अंत में आता है सलगा, स ल गा। स लघु हो गया, ल लघु, गा हो गया गुरु। तो लघु लघु गुरु। वैसे शब्द जिसमें लघु लघु गुरु वर्ण हो उसको हम लोग सगन कहते हैं। जैसे हो गया समता, स म ता, स लघु, म लघु, ता लघु। तो ये लघु ता गुरु। तो लघु लघु गुरु इसमें हो उसको सगन कहते हैं। समता है, सबला है, ममता है, ये सभी सगन आते हैं। तो इस प्रकार 8 गण होते हैं जिसको हम लोग जमाता, राज, भान, सलगा से ही याद कर सकते हैं आसानी से। इसको याद रखेंगे तो नाम भी याद हो जाएगा और किस तरह से गण को हम लोग व्यक्त करें वर्ण से जोड़ करके, तो उसके बारे में भी इससे हम लोग जान सकते हैं। तो 8 प्रकार के वर्ण, ये 8 संघटक तत्व हो गए छंद के, जिससे छंद की रचना होती है और उसमें प्रयोग भी होता है। बार बार छंदों की रचना जब भी करेंगे हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। कभी जति बोलेंगे, कभी लघु, कभी गुरु, कभी सगन, कभी तगन। इसकी चर्चा होती रहेगी आगे, तो उसमें पता चलेगा कि ये सब क्या है। इसलिए इसको पहले जानना आवश्यक होता है कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह से वर्ण की व्यवस्था में परिवर्तन करके किस तरह लय या गति को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे छंदों में करेंगे, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी होता है। ये 8 संघटक तत्व हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। ये प्रारंभिक जानकारी है, छंदों की प्रारंभिक जानकारी में जानना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी में जैसे छंद बनाते वक्त हम लोग बोल देते हैं इसमें 4 सगन होगा, बस इतना ही सूत्र में बता दिए कि 4 सगन होता है, इस पर छंद बनाइए। कौन सा छंद है बतलाइए। केवल बोल दिया 4 सगन वाला छंद बनाइए और इसका नाम लिखिए। अब 4 सगन होते हैं तो 4 सगन तोटक छंद में होता है, यानी 4 सगन वाले जो शब्द रचना है उसको मिला करके हम छंद बनाएंगे तो वह छंद जो बनेगा वह तोटक छंद होगा। ये तोटक छंद वर्णिक छंद है, यानी वर्ण की गणना उसमें होती है और वर्ण जिस तरह व्यवस्थित रहता है उसी तरह रहता है, जरा भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें लघु या गुरु इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होता, इधर उधर कुछ नहीं होता। ये वर्णिक छंद जो है उसका लक्षण है और ये तोटक छंद में है। जैसे मेरे द्वारा रचित एक तोटक छंद है, शरणागत वत्सल राम प्रभु, रामचरितमानस में है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, रामचरितमानस में है।
प्रार्थना में, उत्तरकांड में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, शरणागत वत्सल राम प्रभो प्रणमामि हरे गत काम विभो करुणामयतु महिमामयतु जग कारणतु गरिमामयतु। 4 चरण हैं, चारों चरणों में 4 सगन होते हैं, 4 सगन, प्रत्येक चरण में 4 सगन है। सगन, सगन माने सलगा, सलगा का मतलब 2 लघु 1 गुरु, सलगा 2 लघु 1 गुरु, यानी ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसमें 2 गुरु 2 लघु 1 गुरु 4 बार आवे और उससे छंद की रचना करनी है। तो शरणागत वत्सल राम प्रभु, ये इसकी गति है, इसका लय है। शरणागत, शरणा सगन हो गया, लघु लघु गुरु, गतरा लघु लघु गुरु, मो प्रभु, मो प्र लघु लघु भो गुरु, यानी लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। वत्सल, शरणागत वत्सल, तो गत लघु लघु, वत वत दोनों मिला करके 100 के साथ जो तो आधा मिला हुआ वो आगे में गिनती होता है उसका, वो के साथ जो उसमें गुरु का, गुरु की मान्यता उसमें वत, तो वत यानी गुरु हो गया, इसलिए गत वत यानी गौत और लघु लघु और वत गुरु, तो लघु लघु गुरु 1 सगन ये भी हो गया। तो 4 सगन इसमें है, शरणागत वत्सल राम प्रभु, सगन 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 सगन। तो ये 4 सगन मिला करके हम लोग वार्णिक छंद तोटक की रचना करते हैं। प्रणमामि हरे गत काम विभो करुणामय सगन 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 सगन, यानी लघु लघु गुरु करुणा, मय तू लघु लघु गुरु, महिमा लघु लघु गुरु, मय तू लघु लघु गुरु, यानी करुणामय तू महिमामय तू, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, सगन 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 सगन। ये 4 सगन वाले जो वर्ण हैं उसको हम लोग तोटक छंद कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि छंद में सगन या गण का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये 8वां संघटक तत्व था। अब हम लोग छंद के प्रकार पर आते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अब छंद में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुतों बार कहें कि मात्रा, कभी वर्ण की चर्चा करते हैं, कभी मात्रा की चर्चा करते हैं, कभी दोनों के बारे में कहते हैं कि इतने वर्ण है और इतनी मात्रा है इसमें, और कभी कहते हैं कि इसमें न चरण मिलता है, न वर्ण मिलता है, न छंद, कुछ नहीं मिलता है, यानी छंद है ही नहीं, स्वछंद है। तो इस प्रकार उसको छंद मुक्त भी कह सकते हैं। तो हम लोग इस चर्चा के दौरान ही समझ रहे हैं इस बात को कि छंद के 4 प्रकार होंगे। एक वर्णिक होगा, जो वर्णों में समानता के आधार पर, वर्णों की गणना के आधार पर जिसमें छंद की रचना की जाती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण प्रधान ही है, वर्ण की ही रचना होती, माने उसकी ही गणना की जाती है कि कितने वर्ण है इसमें। और किसी में जिसमें कि मात्रा की गणना की जाती है। सबसे पहले चर्चा होती थी उसमें कि पहले काव्य जो बना था वो वर्णिक छंद उसमें बहुत ज्यादा थे। केशव दास ने वर्णिक छंद का बहुत ज्यादा उपयोग किया है। तो वर्णिक छंद का ही पहले प्रयोग होता था। जब उत्तरोत्तर छंद का विकास हुआ तो मात्रिक छंद भी उसमें प्रविष्ट करने लगे। तो वर्ण के आधार पर जो छंद की रचना होती है
उसको वर्णिक छंद कहते हैं। दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद, जिसमें मात्रा की गणना होती है। वर्ण का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ण की संख्या कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। और एक छंद है उभय, जिसमें वर्ण भी समान और मात्रा भी समान, ये उभय हो गए। इस प्रकार के भी छंद हैं जिसमें वर्ण भी समान होते हैं और छंद ये मात्रा भी उसकी समान होती है। और एक है मुक्तक या छंद मुक्त, इसमें छंद के सब गुण नहीं होते। मुक्त रूप से वाचिक भार देते हुए या किसी प्रकार भी लिखते हुए कविता बनाइए, वो भी कविता में ही गिनती होती है, उसको भी एक छंद कहते हैं, लेकिन उसका नाम है छंद मुक्त छंद। वो भी छंद का ही प्रकार है, लेकिन है वो मुक्त है। छंद में जो बाध्यता है, जो उसमें नियम बंधा हुआ है, वर्ण का या मात्रा का या दोनों का जो बंधा हुआ नियम है, वो उसमें नहीं रहता, वह छंद मुक्त होता है। तो वर्णिक, मात्रिक, उभय और छंद मुक्त, ये 4 प्रकार होते हैं छंद के। पहले वर्णिक और मात्रिक छंद ही हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे ही छंद का विकास हुआ तो उसमें उभय भी आया और छंद मुक्त भी उसमें प्रवेश कर गया। निराला जी ने इसका प्रयोग ज्यादा किया है प्रारंभ में। अब ये वर्णिक, मात्रिक या जिस प्रकार के छंद हैं वर्णिक या मात्रिक में, उसके भी 3 प्रकार हैं। एक सम छंद है, एक अर्ध सम है और एक विषम है। यानी वर्णिक छंद में 3 प्रकार होते हैं, या मात्रिक में भी 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार वर्णिक में या मात्रिक में 3 प्रकार होते हैं: सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद। सम छंद, छंद की रचना करते हैं तो उसमें 4 चरण होते हैं। उसमें वर्णिक में वर्ण या मात्रिक छंद में मात्रा, चारों चरण में समान होते हैं। मात्रा भी समान होती है और वर्णिक छंद में वर्ण भी समान होते हैं। तो वर्णिक छंद में अथवा मात्रिक छंद में उसके प्रकार में एक सम छंद आता है। सम छंद में छंद के चारों चरणों में वर्ण अथवा मात्रा, उसकी संख्या समान होती है। जैसे चौपाई है, चौपाई में प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती है। किसी भी चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है चारों चरण में। तो ये 16 मात्राएं जो होती हैं प्रत्येक चरण में समान है, इसलिए इसको हम लोग सम छंद कहते हैं। यानी चौपाई सम छंद है। अर्ध सम छंद, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन मात्राएं जो हैं या वर्ण, ये समान नहीं होते। चौपाई सभी जानते हैं, उसी तरह से अर्ध सम छंद में दोहा का उदाहरण ले सकते हैं या सोरठा का उदाहरण ले सकते हैं। दोहा में प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तृतीय चरण में 13 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। तो प्रथम चरण और तृतीय चरण उसमें 13 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं। तो आधा समान हो गया 13-13 वाला और आधा समान हो गया 11-11 वाला, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है अर्ध सम छंद। उसमें सम छंद रखा गया क्योंकि चारों चरण उसमें समान मात्रा की है, इसलिए सम छंद है। और इसमें 2-2 चरण जो हैं मिलते हैं और 2-2 चरण
उससे भिन्न है मात्रा में, इसलिए इसको अर्धसम कहते हैं। यानी समान है लेकिन आधा आधी है, इसलिए इसको हम लोग अर्धसम छंद कहते हैं। और एक विषम छंद हो गया, इसमें सब मिलता नहीं है। जैसे 6 चरण वाले छंद हैं, कुंडलियां, कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। तो उसमें शुरू में जो मात्राएं हैं, बाद वाले 4 चरणों में वो मात्राएं मिलती नहीं है, वे मिलती नहीं, उसमें समानता नहीं होती, इसलिए हम लोग विषम छंद कहते हैं। वार्णिक छंद में कुछ छंद हैं जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों की गणना के आधार पर छंद का निर्माण किया जाता है और वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों के नाम भी व्यक्त किए जाते हैं। वर्ण में नाम समान वर्ण होते हुए भी अगर गति में या उसकी रचना में, क्रम में हेर फेर हो, यद्यपि वर्णों की संख्या समान है, 11 वर्ण है तो 11 वर्ण ही है सब में, लेकिन उसमें क्रम में सजावट जो है लघु गुरु का इधर उधर हो गया थोड़ा, तो उसका नाम भी बदल जाता है, छंद भी बदल जाता है, लय भी बदल जाता है। तो वर्णिक छंद है, समान मात्रा वर्ण है, लेकिन फिर भी वे सब गति में या लय में अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिसमें वर्णों की रचना के आधार पर गणना की जाती है वो वर्णिक छंद है। उसमें से कुछ हैं, जैसे इंद्र व्रजा, इंद्र व्रजा में 11 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या हम गिन रहे हैं, मात्रा नहीं, वर्ण उसमें 11 होते हैं। अब जैसे अभी गण की चर्चा हो रही थी, तो इसमें वर्णिक छंद में गण की बड़ी प्रधानता रहती है, उसके आधार पर ही लोग रचना कर पाते हैं, क्योंकि गण के आधार पर हम लोग शब्द जानते हैं और शब्द बैठाते जाते हैं तो रचना होते जाती है। भावपूर्ण शब्द वैसा ढूंढ कर लाते हैं, बैठाते हैं तो रचना हो जाती है। तो इंद्र व्रजा छंद जो है वर्णिक छंद है, उसमें तगन तगन जगन एक क्रम है उसका, तगन तगन जगन, और अंत में 2 गुरु होता है। तगन तगन, तगन का मतलब हो गया जमा ताराज, ताराज यानी ताराजो, गुरु गुरु लघु, ऐसा शब्द जिसमें गुरु गुरु लघु रहे। गुरु गुरु लघु जैसे बाजार, बाजार, इस तरह के शब्द उसमें रहते हैं। तो तगन तगन और जगन चाहिए एक, जमाता, जभान, जैसे राजभान, जभान, जभान मतलब लघु गुरु लघु, वैसा शब्द जो शुरू में लघु रहे, बीच में गुरु रहे और अंत में फिर लघु रहे, जैसे महेश, सुरेश, सुभाष, ये सब शब्द। तो इसमें वैसे शब्द लगेंगे, तगन तगन जगन, और अंत में 2 गुरु अवश्य रहना चाहिए। तो उससे जो गति या जो लय उत्पन्न होगा, उससे जो छंद बनेगा वह इंद्र व्रजा है। ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की संख्या गिनी जाती है। इसमें 11 वर्ण है, इसमें 11 वर्ण है। 11 वर्ण वाले और छंद हैं, उपेंद्र व्रजा, उसमें भी 11 वर्ण ही हैं, लेकिन उसमें जगन तगन में परिवर्तन हो जाता है। गण में जैसे हो जाता है, इंद्र व्रजा में तगन तगन जगन गुरु था, और इसमें जगन तगन जगन और 2 गुरु, यानी जगन तगन जगन और 2 गुरु,
लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और दो गुरु। इस प्रकार वर्णों वाले शब्द अगर बैठाते हैं, उससे जो रचना होती है छंद की, उसको हम लोग उपेंद्र प्रजा छंद वर्णिक छंद कहते हैं। तो 11 वर्ण रहते हुए भी ये छंद अलग अलग हो जाते हैं अगर गण में व्यवस्था जो है उसको हेर फेर करते हैं, बदल देते हैं तब। ये वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद में वसंत लतिका नामक छंद भी है, उसमें 14 वर्ण पाए जाते हैं, तगन भगन जगन जगन और दो गुरु। उसी प्रकार मालिनी या मंजू मालिनी 15 वर्ण के, दो नगन एक मगन दो जगन। हरिवोत जी का है, प्रियपति वह प्राण प्यारा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। हरिवोत जी का है। ये हो गया मालिनी छंद में इसको बनाया गया है। इसी प्रकार बहुत से वर्णिक छंद हैं, जैसे हो गया 17 वर्ण वाले मदक्रांता छंद, मंदाक्रांता। शिखरणी छंद हैं, वे भी 17 वर्ण के हैं। वंशस्थ हैं 12 वर्ण वाले। द्रुत विलंबित छंद है, वे भी 12 वर्ण वाले हैं। ये वर्णिक छंद है। मालती छंद, जिसको मतगेंद्र भी कहते हैं, 23 वर्ण वाले हैं। सुंदरी सवैया, ये 25 वर्ण वाले हैं। इस प्रकार प्रमाणिका 8 वर्ण वाले हैं। दोधक हैं 11 वर्ण वाले। पंचचामर, शिखहरणी, शार्दूल, कवित्त, ये सभी अलग अलग वर्णिक छंद हैं, जिसमें वर्ण की संख्या के आधार पर ही बनाया जाता है, विभिन्न गणों के रूप में व्यवस्था बैठाते हुए, व्यवस्थित करते हुए शब्दों को। तो ये वर्णिक छंद है। उसके बाद दूसरा है छंद के प्रकार में मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना होती है। मात्रिक छंद में जैसे जिसमें मात्रिक माने मात्रा की गणना के आधार पर जिसमें छंद बने, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें मात्रा की संख्या की समानता को ध्यान में रखकर रचना की जाती है। मात्राएं पहले चरण में कितनी मात्रा है, दूसरे चरण में कितनी मात्रा है। अगर सम चरण वाले छंद हैं तो सब में समान मात्रा होनी चाहिए, और विषम है तो समान और दूसरे में समान किस प्रकार होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उसकी रचना की जाती है। तो इस प्रकार जिसमें मात्रा की गणना के आधार पर छंद बनाया जाता है, उसको हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं, जो छंद के प्रकार में दूसरा प्रकार आता है। जैसे चौपाई है 16 मात्रा की, इसमें 4 चरण हैं, लेकिन प्रत्येक चरण में इसकी विशेषता है कि गुरु आना ही चाहिए, 2 गुरु। चौपाई में प्रत्येक चरण में अंत में 2 गुरु आता है। जैसे रामचरितमानस में बहुत सी चौपाइयां हैं, इन्हीं को याद होगा तो देखेंगे कि प्रत्येक में 2 गुरु निश्चित रूप से है। तो रचना करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि इस छंद में प्रत्येक में 2 गुरु है, तो उसी तरह होना चाहिए, उसमें नियम के मुताबिक होना चाहिए। तो रोला में भी जैसे उसमें 24 मात्राएं हैं, सोरठा में भी 24 मात्रा है, रोला में भी 24 मात्रा है। तो फिर अंतर क्या रहा? 11 उसमें ही पहले चरण में, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में 11, चौथे में 13। रोला में भी वही है, पहले चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। दोनों में समान रहते हुए उसमें अंत में जो है यति का स्थान पर 11वीं मात्रा रोला में लघु होना चाहिए, ये विशेषता उसमें है। लेकिन सोरठा में उस प्रकार की विशेषता नहीं है। उससे अलग इसमें यही गुण है कि इसमें 11वीं मात्रा जो होनी चाहिए वो लघु होनी चाहिए।
तो इस प्रकार ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में हरिगीतिका छंद है। 4 चरण इसमें होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। इसमें अंत में लघु और गुरु होना चाहिए। 1 2 पूर्ण विराम और एस, लघु और गुरु। प्रत्येक में 16 मात्रा पर ठहराव है और 12 मात्रा पर भी ठहराव है। यानी प्रथम चरण में 16 और 12 पर 2 ठहराव हैं, 2 जति हैं। उसी प्रकार चारों चरणों में 28 मात्रा के चारों चरणों में 2-2 स्थान पर 16 मात्रा पर और 12 मात्रा पर यति होती है, ठहराव होती है। दोहा, इसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं। चर्चा हो चुकी है इसकी, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा चरण मिलता है और दूसरा और चौथा चरण मिलता है, इसलिए इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 13-13 मात्रा पर और 11-11 मात्रा पर यति होता है। उलाला, यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें जिस तरह से दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती है, उसी प्रकार इसमें 15 और 13 मात्राएं होती हैं, यानी 28 मात्रा की होती है। 15 मात्रा पर यति और 13 मात्रा पर भी यति होता है। पहला और तीसरा चरण इसका 15-15 मात्रा का होता है और दूसरा और चौथा चरण इसमें 13-13 मात्रा की होता है। तो इस प्रकार दोहा की तरह यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद की चर्चा कर रहे थे, तो ये है छप्पय, जिसमें 6 चरण होते हैं अलग अलग। 4 चरण छप्पे का, 4 चरण रोला की तरह होता है और 2 चरण उलाला की तरह। दोनों मिला करके जो बनाते हैं उसको हम लोग छप्पे कहते हैं। इसको हम लोग विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसी प्रकार विषम मात्रिक छंद में आते हैं वर्वे। वर्वे रामायण सुना होगा। वर्वे, इसमें 12 और 7 19 मात्रा के 4 चरण होते हैं। 12 और 7 पर यति होता है। गीतिका में इसमें 26 चरण है। अंत में इसमें 1 लघु और 1 गुरु होना चाहिए। ये 26 मात्रा की हैं। 14 और 12 मात्रा पर यति होता है। उसी प्रकार आला छंद है, 16 और 15 31 मात्रा के। इसमें 16 पर यति होता है और 15 पर भी यति होता है। अंत में इसमें गुरु और लघु आता है। उसी प्रकार कुंडलियाँ, ये भी विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 2 चरण दोहा का और 4 रोला का होता है। ये सभी विषम मात्रिक छंद होते हैं। और छंद मुक्त जो चौथा एक प्रकार छंद का होता है, वह छंद से मुक्त होता है। उसमें वर्ण की संख्या या मात्रा की संख्या के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग लिखते हैं और लय में जैसे आ जाए उस प्रकार हो, अथवा नहीं आए, उसकी कोई बात नहीं रहती, लेकिन वे छंद कहलाते हैं। कुछ लोग रबर छंद की भी संज्ञा देते हैं, जैसे निराला जी का वह आता 2 टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर आता। वह आता, फिर 2 टूक कलेजे का करता, यानी 2 शब्द, उसके बाद फिर कई शब्द मिल गए। ताता मिल रहा है, तुक मिल रहा है, लेकिन शब्द जो उसमें हैं वे कभी कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम होते हैं। तो रबड़ की तरह इसको खिंचाया घटाया जाता है, इसलिए इसका नाम कभी कभी लोग रबर छंद भी कह देते हैं। तो ये छंद मुक्त छंद है।
इस प्रकार 4 प्रकार के छंदों की चर्चा हुई। अब हम लोग अन्य एपिसोड में विशेष छंदों की चर्चा करेंगे, किसी 1-2 छंद की चर्चा करेंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे, जो हम लोगों का उद्देश्य है। इस समय हम लोग छंदों के बारे में जान रहे थे, उसके संघटक तत्व जो है उसके बारे में जान रहे थे, और प्रारंभ जो छंद का या काव्य का रहा है साहित्य से लेकर के छंद तक का, उसके बारे में भी जानना जरूरी था। उसकी चर्चा हो गई। अब जो उद्देश्य है हम लोगों को छंद प्राप्त करना, छंद बनाना, उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे। जी, और बहुत आज सुंदर उम्मीद नहीं जानकारी। थी कि हाँ, बिल्कुल। किसी और तरह हमें बोलते हुए बेड़ा पार लग जाए, तो ईश्वर की सब कृपा, प्रभु सामने कृपा बाबा है। का ध्वजा है, इनके हाँ, ध्वजा बिल्कुल सब तले प्रभु कृपा है। कठिनाई हो ही और नहीं सकती। हाँ, उसी मैंने भी विश्वास सर पर, से जी, 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 जी। उसी बिल्कुल, विश्वास मैंने पर आपसे कहा स्वीकारोक्ति था हो कि गई। थोड़ी देर के लिए आ जाइए, थोड़ी-सी जानकारी दीजिएगा बस। और यहाँ देखिए आज 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। मैं सर बहुत अच्छी जानकारी आपकी, वो अद्भुत जानकारी जो मुझे भी बहुत कुछ आज नया जानने को मिला है। मेरा विषय कभी भी हिंदी नहीं रहा है, लेकिन अचानक से हिंदी और हिंदी साहित्य में जो रुचि अंदर से आई है, तो लगा कि क्या ना सीख लूँ मैं इसमें। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे जी, साथ अंशिक कमल जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कर रही हैं आपको अद्भुत ज्ञान के लिए भी। और गौतम अद्वितीय जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो वो प्रश्न मैं तो चाहूँगी कि आपको जब भी फुर्सत हो, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और लेकिन जो मेरे सामने आ जा रहे हैं, मैं उनको पढ़ते जाती हूँ। अंशिक कमल जी लगातार बनी हुई हैं और सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट है हमारे साथ में विकास बेनीवाल जी। संभवतः उनका विषय है हिंदी और उनको लगता है कि आज उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई, तो जब भी वो किताब पलटेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गौतम अद्वितीय जी पूछ रहे हैं कि आदरणीय तुक शब्द हिंदी का है या देशज भाषा का है? तो देशज भाषा है या हिंदी का शब्द है तुक? तो आप जी, अ, जी, आपको कमेंट्स नहीं दिखेंगे, मुझे एक-एक करके दिखाना पड़ेगा। और अंशिक कमल जी कह रही हैं, वाह आदरणीय नारायण जी के द्वारा अति गंभीरता से जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल। और माहेश्वर सूत्र हैं विकास बेनीवाल जी के, आज सारे रिवीजन हो गए जो उन्होंने पढ़ाई की होगी, तो आज वो रिवीजन भी हो गया और एक बार और किताब पलटेंगे तो और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, तो इस बार अपने कॉलेज में टॉप वही करेंगे। विकास बेनीवाल जी देखिए कह भी रहे हैं कि मेरे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, मेरे इम्तिहान में आएगा। शुक्रिया सर। और आपको जब भी कोई ज़रूरत हो तो सर आपकी मदद कर देंगे, तो आप उनको संपर्क कर सकते जी, हैं। जी, जी। और वो विकास बेनीवाल जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि सर आप संस्कृत के शिक्षक रहे हैं शायद, ऐसा वो पूछ रहे हैं आपसे। तो अपने विषय में भी आप जी कुछ नहीं। बता दीजिए, अब लोगों की इच्छाएँ बढ़ रही हैं आपके बारे में जानने की। जी, मेरा विषय मैथमेटिक्स रहा है, जी। साइंस से पढ़े हैं, बहुत लोगों का मैथमेटिक्स। सर इस समय घूम चुका होगा पूरी तरह से कि आपका विषय जी, हिंदी नहीं रहा है। जी, लेकिन हिंदी से लगाव रहा है, बाबूजी हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे, तो उनके थ्रू से हिंदी शुरू से ही अच्छी रही है, उनसे ही ज्ञान मिला है। बहुत, फिर तो जी, वाक़ई अभी तक मैं भी समझ रही थी कि ज़रूर आप हिंदी या संस्कृत के ही अध्यापक रहे होंगे कभी। हिंदी लेकिन जन्मजात आज भाषा है हमारी। बिल्कुल, विकास जी आपको जान कर के ये आश्चर्य ज़रूर हुआ होगा कि सर गणित के अध्यापक रहे हैं और हिंदी की जो जानकारी उनके पास है वो दुर्लभ है। मैं तो सोच कर ये परेशान हूँ कि इतनी चीज़ें याद कैसे की जाएँगी। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका होता है इसका। अंशी कमल जी लगातार बनी हुई रहीं, बहुत सारे कमेंट्स हिंदी उन्होंने हमारे हिंदी हमारे हृदय में है जी, और मैथमेटिक्स बिल्कुल हमारे है। माथे में है। जी, बहुत सही जवाब। श्रद्धा जी, श्रीवास्तव जी हमारे साथ बनी हुई हैं, वो भी कह रही हैं कि बहुत अद्भुत ज्ञान मिला। और प्रमोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इस तरह की विस्तृत चर्चा बहुत समय बाद हो रही है, इसकी निरंतरता बनी रहे,
तो समझ में आएगा। जी अति सुंदर, बिल्कुल बनी रहेगी प्रमोद जी, और कोशिश यही है बस सर का साथ मिला रहे। आज भी देखिए, जब इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, गले में इतनी दिक्कत थी, बावजूद उसके 1 घंटा 20 मिनट से वो लगातार बोल रहे हैं। तो ये निरंतरता, मुझे उम्मीद है कि ये बनी रहेगी और हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी इसके बारे में। गौतम अद्वितीय जी फिर से जानना चाह रहे हैं कि आदरणीय मुक्तक का विधान क्या है? तो मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। जी और जी ये गौतम अद्वितीय जी के अद्वितीय प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो जी वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको ऐसा कहना चाहूंगी। और विकास ठीक बेनीवाल जी ठीक। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अभी कुछ दिनों में उनकी शायद परीक्षा भी होने वाली है। अच्छा गौतम अद्वितीय जी, एक और कमेंट है उनका कि आदरणीय, हनुमान चालीसा की पहली चौपाई के अंत में 2 लघु हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो आपने जैसे कहा कि चौपाई के अंत में 2 गुरु आने चाहिए, तो इसमें तो वाकई 2 लघु हैं। और इसकी विस्तृत चर्चा अगर आप अभी करना चाहें तो अभी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग इसको या तो नोट कर लें, अगले एपिसोड में बात करते हैं इसके विषय में। जी जी, ऑलराउंडर हैं सर, क्या बात है, ऐसा विकास बेनीवाल जी कह रहे हैं। और बिल्कुल विकास जी, अब आपको देख करके ये चीज समझ में आएगा कि जहां चाह वहां राह, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। कि एक मैथमेटिक्स का टीचर अगर हिंदी की इतनी विस्तृत जानकारी रख सकते हैं ना, तो कोई भी कुछ आज भी कर सकता है, ये उम्मीद जगती है हमारे भी ऐसी मन में। उम्मीद नहीं थी कि आज प्रोग्राम हो सकेगा, आज एपिसोड में भाग ले सकेंगे, लेकिन बिल्कुल आज कन्हैया जी ने जादू किया है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल एक सही रचना बात है। है हम्म, मेरी एक रचना है जी, जिसको अनूप जलोटा जी ने गाया है। अरे वाह। इसका रिकॉर्डिंग जिल स्टूडियो मुंबई में हुआ था हम्म। 24/5/17 को। अच्छा जी जी, तो अगर गला साथ दे तो आप सुना दीजिए। गला साफ तो है नहीं, लेकिन 2 लाइन जरूर चलिए, बोलेंगे क्योंकि जादू ही हुआ है, बोल नहीं बिल्कुल पाते थे। बिल्कुल, हाँ। देखिए, इसका मतलब है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं और तभी जी प्रभु का साथ है। अनूप जी गाए हैं, जी जी, सुनाइए। उनके लिए यही गीत बनाए थे, उनके जीवन पर ही आधारित था। हम्म और उनको बता भी दिए थे, उनको बताए थे कि आपके लिए ये रचना है, आपको प्रेम से गाना है। और ये यूट्यूब में भी मिल जाएगा। हम्म अनूप जलोटा, अ, कन्हैया कैसा है जादू किया। हम्म। 2 लाइन सिर्फ गुनगुना देते हैं। जी जी जी। कन्हैया कैसा है जादू किया, तूने कृपा की बरसा करके, क्या से क्या कर दिया। कन्हैया कैसा है जादू किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सबको सुंदर। नमस्कार। और बिल्कुल आपके गला आपका नहीं ठीक आप है, लोगों और की आज सुबह शुभेच्छा से से काली पार मिर्च हो खा गया। रहे हैं, लौंग खा रहे हैं, अदरक खा रहे हैं, और मैं सुबह से पूछ रही हूँ कि अब ठीक है, अब ठीक है। लेकिन चलिए, प्रभु का साथ रहा और अच्छे से हो गया। लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली, और उम्मीद है कि आप लोगों ने आज इसको जितना नोट कम किया समय होगा। सोचते थे उससे अधिक समय रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार से ज्यादा समय हो गया, और मैं उम्मीद जी करती हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज जरूर करेंगे रात में, अब जब भी फुर्सत मिलेगी। तो विकास जी, स्पेशली आप तो जरूर इसको देखिएगा फिर से, और जो अपने मतलब की चीजें होंगी, या भी मुझे लगता है कि सारी ही बातें आपके मतलब की स्पेशली हैं, और सभी के लिए हैं। जो भी रचनाएं करते हैं वो सीख के करेंगे तो और बेहतर कर पाएंगे, उनको मार्गदर्शन के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बस इसी तरह से जुड़े रहिए और बने रहिए साहित्य उन्नयन के साथ में, क्योंकि ऐसी रोचक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो साहित्य उन्नयन पे मिलती है। तो अंशु कमल जी, वाह वाह, लाजवाब जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों को कि आप लोग जुड़े रहे। आभार, नमस्कार। स्पेशली आपका कि आपकी इस सेहत में
आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी आपने इतना साथ दिया, इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। और बस अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी समय पे, बुधवार को ठीक 4 बजे। तो बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।